हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पावर क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए एफएसएसआई से रिलेटेड एक आर्टिकल हमें द हिंदू में देखने को मिला था। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो आर्टिकल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये जानना होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पावर और फंक्शंस क्या होते हैं। ये आर्टिकल का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। अब देखिए हुआ क्या था, कर्ड पैकेट्स पर हिंदी में एफएसएसआई ने दही वर्ड यूज करने का सर्कुलर जारी करा। अब कर्ड को हिंदी में हम कहते हैं दही, लेकिन जो साउथर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर इसको लेकर विरोध किया, वाद विवाद यहाँ पर हमें देखने को मिला वर्ड को लेकर। अब साउथर्न स्टेट्स में या फिर जो अदर स्टेट्स हैं उनमें दही को उनकी रीजनल लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, कन्नड़ में हम कर्ड को कहते हैं मोसारू, और तमिल में हम थाइर कहते हैं, तेलुगु में हम पेरगु बोलते हैं। तो हर स्टेट्स में जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टैलिन, उन्होंने ये कहा कि जो एफएसएसएआई है वो इम्पोज कर रही है हिंदी, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो मामला था, अब इसको लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि जो एफएसएसएआई है उसने एडवाइजरी जारी कर ली है कि जो रीजनल लैंग्वेज है वही बेसिकली यूज करी जाएगी एज अ सेकेंडरी, मतलब कर्ड के साथ साथ जो सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करी जाएगी वो रीजनल लैंग्वेज ही होगी। तो ये जो आर्टिकल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हमें यहाँ पर ओवरव्यू पता होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए जो एफएसएसएआई है ये एक तरह का ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था एफएसएसएआई एक्ट 2006 के बाद, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, फंक्शनिंग में आया था 2011 में। और एफएसएसएआई किसके अंडर वर्क करता है ये हमें पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके पास है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, FSSAI is a responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो एक्ट पास करा गया था FSSAI, ये कितने एक्ट्स और कितने ऑर्डर्स को कंसोलिडेट करके यहाँ पर एक एक्ट पास करा गया था। जैसे इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ एक्ट और कुछ यहाँ पर हमें ऑर्डर्स देखने को मिलते थे, लाइक एस प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, उसके बाद फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947, देन एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992। तो ये सभी के सभी जो ऑर्डर्स हैं और जो एक्ट्स हैं इनको कंसोलिडेट करके यहाँ पर एफएसएसएआई को लाया गया था। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेनली यहाँ पर वर्क क्या करता है एफएसएसएआई, तो ये स्लाइड में हम काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ध्यान से समझिएगा, फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन टू ले डाउन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब हमारे देश में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसको लेकर एक यहाँ पर रेगुलेटरी जारी करता है एफएसएसएआई कि आपको यहाँ पर हाइजीनिक का ध्यान रखना होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा। देन लेइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर एक्रीडेशन ऑफ लेबोरेटरीज फॉर फूड टेस्टिंग। अब आप देखते हैं ना कि जो फूड को लेकर टेस्टिंग चलती रहती है, मतलब सैंपल लेकर जाते हैं, देन टेस्टिंग चलती है, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि फूड को कंज्यूम करना किस हद तक सेफ है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई फूड सेफ नहीं है तो उसको बैन कर दिया जाता है। जैसे 2015 में आपको याद आ रहा होगा, मैगी को बैन करा था क्योंकि उसमें जो कार्ब्स की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था। बाद में इन वैल्यूज़ पर उन्होंने वर्क करा और जो स्टैंडर्ड मैच करता था उन्होंने उसी स्टैंडर्ड पर मैगी को बनाया, और देन फिर से मैगी वापस मार्केट में हमें देखने को मिली। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड इन फूड। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे इंडिया में कोई फॉरेन प्रोडक्ट आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली इंडिया का जो भी प्रोडक्ट हमें सिमिलर सा देखने को मिलता है, या कई बार हमारे इंडिया का प्रोडक्ट अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि जो एफएसएसएआई है वो एक तरह से स्टैंडर्ड, जो फूड का स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं मैच करता है जो इंटरनेशनल फूड है और जो हमारे देश का फूड है। मतलब यहाँ पर
कंटेंट को लेकर एक तरह से यहाँ स्टैंडर्ड मैच करा जाता है। उसके बाद कलेक्टिंग एंड कोलेटिंग डाटा रिगार्डिंग फूड कंजप्शन, कंटेमिनेशन, इमर्जिंग रिस्क, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस। अब जैसे कोविड के बाद हमने देखा था ना कि एफएसएसआई का मेनली एम क्या था कि यहाँ पर हम हाइजीनिक फूड को कंज्यूम करें। अब जैसे जो हेल्थ से रिलेटेड हमें इशू देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए एडवाइजरी जारी की थी कि जो ट्रांस फैट है उसको हम कम से कम कंज्यूम करें। अब जो भी पैकेजिंग के पीछे लिखा होता है कि ट्रांस फैट 0, तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसमें फैट कम होगा, तो ये फूड हमारे लिए सही होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांस फैट भी कहीं न कहीं एक खतरनाक है और इसको लेकर यहाँ पर एडवाइजरी जारी की थी और मेनली एम ही है एफएसएसआई का कि 2022 में इसको किसी तरह से हम बैन कर दें, ट्रांस फैट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेनली एम क्या है, ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑन फूड टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ फूड टू फैसिलिटेट द सेफ्टी ऑफ फूड। तो मेनली एम आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम समझेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। अब यहाँ पर एफएसएसएआई जो रूल्स एंड गाइडलाइंस उनको सेट करता है विच नीड टू बी फॉलोड बाय ऑल फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब यहाँ पर उनको हाइजीनिक का भी ध्यान रखना होता है और फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद ग्रांटिंग लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट टू परस्यू एनी फूड रिलेटेड बिजनेस, और जो ओनर होगा उसको यहाँ पर पहले सर्टिफिकेट लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, तभी उसको एक तरह से परमिट मिल पाएगा अपना जो भी वो बिजनेस खोलना चाहता है। उसके बाद टेस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ फूड। अब जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको पहले यहाँ पर एक तरह से जो स्टैंडर्ड है फूड का उसको लेकर अपनी टेस्टिंग यहाँ पर दिखानी होगी। जो एफएसएसआई पहले टेस्टिंग करेगी और देन यहाँ पर उन कंपनीज को जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर कहा जाएगा कि आप ये फूड को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। एंड रेगुलर ऑडिट्स बहुत जरूरी है। लेट अस सपोज कि एक कंपनी को यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया कि आप एक कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो, मतलब आप फूड से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। अब वो रेगुलेटरी में अपना जो फूड सेफ्टी कंसर्न है और जो एक हाइजीनिक का कंसर्न है, अगर उसको वो लेकर फूड मैन्युफैक्चर करेगा तो ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर सैम्पलिंग या फिर रेगुलर ऑडिट नहीं होगी, तो यहाँ पर उस कंपनी को ये लग सकता है कि मैं कुछ भी बनाऊंगा तो मेरे को देखने वाला तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर रेगुलर ऑडिट करना बहुत जरूरी है। तो होपफुली आप यहाँ पर कनेक्ट कर रहे होंगे। एंड स्प्रेडिंग फूड सेफ्टी अवेयरनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कोविड के समय में यहाँ पर एडवाइजरी जारी हुई थी कि हमें हाइजीनिक फूड का ध्यान रखना होगा, मतलब हाइजीनिक फूड ही कंज्यूम करना होगा, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। एंड देन मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड डाटा। अब देखो एफएसएसएआई के पास अगर रिकॉर्ड होगा किसी भी कंपनी का और वो कंपनी आगे के टाइम में जाकर जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपने जो पैरामीटर्स हैं उसमें चेंजेस कर रही है और वो अच्छा फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, तो उस केस में जो एफएसएसएआई है उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, मतलब उसका सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं कैंसिल कर सकती है। अगर रिकॉर्ड होगा तभी ये हो पाएगा। एंड देन कीपिंग द गवर्नमेंट अपडेट। अब यहाँ पर एक आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, कीपिंग द गवर्नमेंट अपडेट। Any food safety related threat must be informed to the government authorities for further action। तो यहाँ पर ये आपको सभी के सभी फंक्शंस याद रखने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, जैसे ईट राइट इंडिया, क्लीन स्ट्रीट फूड, डाइट फॉर लाइफ, हार्ट टेक रिवाइंड, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। उसके बाद आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन, सेफ फूड एंड शेयर जॉय। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे ये जो हार्ट अटैक रिवाइंड है, यहाँ पर एफएसएसआई के द्वारा एक मीडिया कैंपेन चलाया गया था और ये फर्स्ट मास मीडिया कैंपेन था जिसका एम क्या था कि यहाँ पर हमें ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना है बाय ईयर 2022। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लीन स्ट्रीट फूड में हम देख रहे थे कि जो वेंडर्स हैं, जो फूड वेंडर्स हैं, उनको यहाँ पर एडवाइजरी जारी करी गई थी कि आप हाइजीनिक फूड का ध्यान रखें और जो टाइम टू टाइम पर चेकिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मतलब जो भी पैरामीटर्स एफएसएसआई के द्वारा जारी करे जाते हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत यात्रा। अब पैन इंडिया में एक मूवमेंट तो चल ही रहा है
स्वच्छ भारत कैंपेन को लेकर। अब इसका मेनली एम क्या है कि ईट राइट इंडिया, कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीनिक फूड हो और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को लेकर वो हम उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसके बाद जैविक भारत पोर्टल, ये आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैविक भारत पोर्टल। अब इसके थ्रू यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एफएसएसआई और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन साथ में आप लिख सकते हो, एपीईडीए। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कैंपेन हमें देखने को मिल रहा है। और ये कैंपेन क्या है कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो बेसिकली हमें कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद डाइट फॉर लाइफ। अब डाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो तो हम सब जानते हैं। अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेटाबॉलिक ऑर्डर है, मतलब मेटाबॉलिक जो हम एक तरह से फूड को कंज्यूम करते हैं और देन उसके बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उस फूड को डाइजेस्ट कर देता है। अगर वो मेटाबॉलिज्म हमारा एक तरह से वर्क करना कम कर देगा तो देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम फूड को जल्दी से जल्दी एक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमें हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। तो डाइट फॉर लाइफ भी एक बहुत अच्छा कैंपेन है, एंड सेव फूड, शेयर फूड एंड शेयर जॉय। अब यहाँ पर जो हमारे देश के लोग हैं उनको इनकरेज करना कि वो फूड को डोनेट करें इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। अब फूड बच जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो बेटर ये है कि जो फूड कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और जो फूड प्रोडक्शन कंपनीज हैं इनको आपस में मिलकर टाई अप करना चाहिए और जो भी फूड फेंका जाता है वो बेटर है वो किसी को दे दिया जाए, जो भी गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए। उसके बाद ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे हम देखते हैं हमारे एरिया में ही स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो हमें उन्हीं के पास जाकर खाना चाहिए जहां पर हम देखते हैं कि वो प्रॉपर सभी के सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं। तो एक तरह से इस तरह के सर्टिफिकेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम प्रॉपर अगर अपने फूड का ध्यान रखेंगे, मतलब अगर जो हाइजीनिक फूड है और फूड सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो हमें ऐसा डिसीज भी बहुत कम होगी। और अगर इनकेस कोई डिसीज फैल रही है, जैसे कोविड-19 के समय में कहा जा रहा था कि आप बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड करें, अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। पोषण अभियान, ये स्कूल में हमें जो मिड डे मील स्कीम देखने को मिलती है जिससे न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ाया जाता है, तो पोषण अभियान भी बहुत जरूरी है। एनीमिया मुक्त भारत और सेफ फूड, शेयर फूड एंड शेयर जो है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं, यहाँ पर हम कोट कर सकते हैं। नेस्ले कंपनी है जिनके द्वारा मैगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे गए हैं हमारे प्यारे भारत में। और मैगी का केस तो 2015 में मैंने आपको बताया ही है कि लेड और कार्ब्स की वैल्यू को जब बढ़ा दिया गया था तो उसके बाद एफएसएसआई ने इसको बैन कर दिया था। कैडबरी को भी एक तरह से यहाँ पर एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो पैकेट्स है, जो पैकेजिंग है उसको वो ठीक करे। तो ये कुछ केसेस हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वेज हैं और जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि एफएसएसआई उसको लेकर अगर वर्क करे देन हम देख सकते हैं कि इन फ्यूचर के लिए हमारे देश में जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, मतलब फूड सेफ्टी का ध्यान रख पाएंगे। जैसे अगर एफएसएसआई अपनी जो लेबोरेटरीज हैं उनको प्रॉपरली अगर एडवांस कर लेगा देन हमें उसका फायदा होगा। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर्स, जो सैम्पलिंग लेते हैं, मतलब जो टाइम टू टाइम पर जाकर कंपनी में सैम्पलिंग लेते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो वो कंपनी को बंद कर दिया जाता है। और शॉर्टेज ऑफ लाइसेंसिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड रीवैल्यूएट द रेगुलेशन एंड टर्म्स, और कहीं ना कहीं फंड की बहुत कमी है। तो एफएससीआई जितना अच्छे से वर्क करेगी उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। तो होपफुली आपको ये सेशन में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। जैसे बैन मैगी और सेव लाइफ, हमें एक कंपेन देखने को मिला था ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो इस तरह से कंपेन भी हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर खुद से भी ध्यान रखना होगा। जब हम इंडिविजुअल होकर खुद से ध्यान रखेंगे तभी कहीं ना कहीं एफएसएसआई को भी हम अपने आप से भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर खुद से भी हाइजीनिक फूड और सेफ्टी फूड मेजरमेंट का ध्यान रखना होगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।